रात में भिखारीन बनकर गई। महिला एसपी मैडम के साथ पुलिस वालों ने मिलकर ऐसा किया। फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। एसपी कनिका एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर जो हमेशा न्याय के लिए जानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें एक ही शिकायत बार बार मिल रही थी। वहां के थाने में पीड़िता की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, और अगर लिखते भी हैं तो आरोपी से पैसे लेकर मामला रफा-दफा कर देते हैं। कनिका ने ठान लिया, अब सबका असली चेहरा सामने लाना होगा, लेकिन इस बार वह अफसर नहीं, एक आम औरत बनकर जाएंगी। रात का सन्नाटा था, चारों ओर अंधेरा और खामोशी। तभी एक छाया थाने की ओर बढ़ती है। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल, धूल में सनी देह, वह थी एएसपी कनिका। कनिका ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। अंदर बैठे इंस्पेक्टर ने एक नजर उठाई और फिर घिन से बोला, अब यह क्या नया ड्रामा है, चल हट यहां से। और अगले ही पल दरवाजा खोलते हुए उसने उस औरत को धक्का दे मारा। धड़ाम कनिका गिरी, लेकिन उठी नहीं। फिर जो होता है उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक हाइप करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शहर रामपुर अपनी शांत सुबहों और व्यस्त शामों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस शांति की सतह के नीचे अन्याय की एक गहरी धारा बह रही थी, जिसका केंद्र था शहर का मुख्य थाना कोतवाली। इस जिले की कमान संभालने वाली थी एसपी कनिका सिंह। कनिका का नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। उनकी ईमानदारी और निडरता के किस्से पूरे पुलिस विभाग में मशहूर थे। वह सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि इंसाफ की एक जीती जागती मिसाल थी। पिछले कुछ महीनों से कनिका के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। वजह थी कोतवाली थाने से जुड़ी शिकायतें। रोज कोई ना कोई गरीब, कोई लाचार उनके दफ्तर के दरवाजे पर उम्मीद लेकर आता, और उसकी कहानी एक ही होती, मैडम कोतवाली वाले हमारी सुनते नहीं। थी, पर सबका सार एक ही था। किसी की बेटी के साथ छेड़खानी हुई तो थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने उसे ही चरित्रहीन कहकर भगा दिया। किसी की जमीन पर कब्जा हुआ तो हेड कांस्टेबल रामफल ने पीड़ित को ही धमकाकर चुप करा दिया। रिपोर्ट लिखना तो दूर, वे फरियादी को ऐसे देखते जैसे वह कोई अपराधी हो, और अगर किसी अमीर या शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ शिकायत होती तो मामला पैसे लेकर वहीं रफा-दफा कर दिया जाता था। कनिका ने फाइलों के ढेर को एक तरफ खिसकाया और कुर्सी पर पीछे टिक गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान और गुस्सा था। उन्होंने कई बार इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को चेतावनी दी थी, विभागीय जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन हर बार वह किसी न किसी बहाने से साफ बच निकलता था। उसके ऊपर किसी स्थानीय नेता का हाथ था जो उसे हमेशा बचा लेता था। सिस्टम के अंदर बैठा घुन सिस्टम को ही खोखला कर रहा था। कनिका को महसूस हो रहा था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। यह पुलिस वाले वर्दी की आड़ में भेड़िए बन चुके थे, जो अपनी रक्षा के लिए आई भेड़ों का ही शिकार कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब कोई नोटिस या जांच काम नहीं आएगी। अब इन लोगों को उंगे हाथों पकड़ना होगा, उनका असली घिनौना चेहरा दुनिया के सामने लाना ही होगा। लेकिन कैसे? अगर वह एएसपी बनकर जाती तो सब पहले से ही सतर्क हो जाते और उनके सामने ईमानदारी का नकाब ओढ़ लेते। नहीं, इस बार अफसर बनकर नहीं, एक आम औरत बनकर जाना होगा। एक ऐसी औरत जिसे वे आसानी से अपना शिकार समझ सकें। एक ऐसी औरत जिसकी लाचारी पर उन्हें तरस नहीं, बल्कि अपनी ताकत का घमंड हो। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। यह योजना खतरनाक थी, इसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन कनिका ने ठान लिया था, वर्दी पर लगे इन दागों को धोने के लिए अगर उन्हें कीचड़ में उतरना पड़ा तो वह उतरेंगी। कनिका की योजना को एक ठोस वजह तब मिली जब एक सुबह एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम शांति देवी था, रोती बिलखती उनके दफ्तर पहुंची। उसके साथ उसका पति भी था, जिसकी कमर झुकी हुई थी और आंखों में निराशा का समंदर था।
शांति देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए बताया, मैडम, हमारा एक ही बेटा था, सूरज। बहुत मेहनत करके उसे पढ़ाया था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। कल रात जब वह घर लौट रहा था तो इलाके के कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उससे पैसे छीनने की कोशिश की। जब मेरे बेटे ने मना किया तो उन्होंने उसे चाकुओं से गोद दिया। यह कहते कहते शांति देवी की आवाज भर गई और वह जोर जोर से रोने लगी। कनिका ने उठकर उन्हें पानी पिलाया और हिम्मत दी। आप शांत हो जाइए अम्मा, आगे क्या हुआ? बूढ़े पिता ने कांपती आवाज में कहा। हम उसे अस्पताल लेकर भागे पर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैडम, हम रात भर कोतवाली के चक्कर काटते रहे। हमने उन लड़कों को पहचाना भी है, वे नेताजी के करीबी हैं। जब हमने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सब बताया तो उसने हमारी रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। बोला, आपस का झगड़ा होगा, जाओ यहां से, हमारा समय बर्बाद मत करो। उसने हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैडम, हमारा बेटा चला गया और यह लोग हमारी सुन भी नहीं रहे। हमें इंसाफ चाहिए मैडम, हमें इंसाफ दिला दीजिए। कर्णिका का खून खौल उठा। एक माँ बाप ने अपना जवान बेटा खो दिया और पुलिस उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही भगा रही थी। यह अपराध की पराकाष्ठा थी। उन्होंने शांति देवी के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, अम्मा, मैं आपसे वादा करती हूं, आपके बेटे के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी और जिन पुलिस वालों ने आपकी मदद नहीं की उन्हें भी उनकी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस बूढ़े जोड़े की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण देखकर कनिका का इरादा और भी पक्का हो गया। आज रात वह खुद इस अन्याय के अंधेरे में रोशनी की मशाल लेकर उतरेंगी। आज रात इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उसकी टीम का सामना एक लाचार औरत से होगा, जिसके पीछे एक आईपीएस अफसर की ताकत छिपी होगी। शाम ढल चुकी थी। शहर अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन एएसपी बंगले के एक कमरे में वक्त जैसे थम गया था। कनिका ने अपनी सख्त स्त्री की हुई वर्दी उतारी और उसे अलमारी में टांग दिया। आज वह यह पहचान पीछे छोड़ने वाली थी। उन्होंने एक पुरानी फटी हुई साड़ी निकाली, जिसका रंग भी उड़ चुका था। उसे उन्होंने बेतरतीब तरीके से लपेटा। फिर उन्होंने अपने लंबे सुलझे हुए बालों को खोला और उन्हें उंगलियों से उलझाकर एक बिखरा हुआ जोड़ा बना लिया। आईने में देखा तो एक पल के लिए वह खुद को पहचान नहीं पाई। यह वह कनिका सिंह नहीं थी जिससे अपराधी कांपते थे। यह कोई और थी, कोई लाचार बेबस दुनिया की सताई हुई औरत। उन्होंने चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाया और फिर उस पर पानी की कुछ बूंदें डालकर उसे फैला दिया, जिससे चेहरा मुरझाया हुआ और रोया हुआ लगे। अंत में उन्होंने बाहर बगीचे से थोड़ी सी सूखी मिट्टी उठाई और उसे अपने हाथों, पैरों और साड़ी के पल्लू पर मल दिया। अब वह पूरी तरह तैयार थी, एक ऐसी औरत जिसे देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि वह गरीब और मजबूर है। उन्होंने अपने पर्स से अपना आई कार्ड निकाला, उसे एक छोटी सी पॉलिथीन में लपेटा और साड़ी के अंदर कमर में खोस लिया। यही उनका ब्रह्मास्त्र था, जिसे वह सही समय पर इस्तेमाल करने वाली थी। उन्होंने अपने भरोसेमंद ड्राइवर को बुलाया और उसे बंगले से कुछ दूरी पर गाड़ी लेकर इंतजार करने को कहा। उन्होंने उसे सख्त हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह बिना उनके इशारे के सामने नहीं आएगा। बंगले के पिछले दरवाजे से निकलकर कनिका अंधेरी सड़कों पर आ गई। ठंडी हवा चल रही थी, जो उनके फटे कपड़ों से होकर शरीर में सहरन पैदा कर रही थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि एक बेसहारा औरत के लिए रात कितनी डरावनी हो सकती है। हर आती जाती गाड़ी की हेडलाइट, हर अनजान परछाई दिल में एक खौफ पैदा कर रही थी। वह अब एएसपी नहीं थी, वह एक संभावित शिकार थी। इस एहसास ने उनके अंदर की औरत को झका छोड़ दिया, लेकिन उनके अंदर की अवसर को और भी मजबूत बना दिया। वह आज इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही थी। लगभग 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद कनिका कोतवाली थाने के सामने खड़ी थी। थाने की पुरानी इमारत रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। ऊपर एक पीला बल्ब जल बुझ रहा था, जैसे वह भी इस जगह के भ्रष्टाचार से थक चुका हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने किरदार में पूरी तरह डूब गई। अपने चेहरे पर डर और घबराहट के भाव लाकर वह लड़खड़ाते कदमों से थाने की सीढ़ियां चढ़ी। अंदर का माहौल और भी निराशाजनक था।
हवा में बांसी छाए और सीलन की मिली जुली गंध थी। सामने एक लकड़ी के काउंटर के पीछे हेड कांस्टेबल रामफल ऊँघ रहा था। उसकी तोंद मेज पर टिकी हुई थी और मुंह से खर्राटों की हल्की आवाज आ रही थी। एक कोने में 2 और सिपाही बैठे चाय पी रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। कनिका ने कांपती हुई आवाज में कहा, सुनिए। रामफल की नींद टूटी। उसने गुस्से में आंखें खोली और कनिका को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में मदद का भाव नहीं, बल्कि घृणा थी। क्या है? कौन है तू? इस वक्त क्या करने आई है यहाँ? कनिका ने हाथ जोड़ ली। उनकी आंखों में आंसू थे जो इस बार असली लग रहे थे। साहब, मेरा नाम शांति है। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है। साहब, मुझे बचा लीजिए। मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए। रामफल जोर से हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। पति ने मारा है तो इसमें हम क्या करें? हर रोज आ जाती है तुम। चल भाग यहां से। घर का मामला घर में सुलझाओ। साहब, वह मुझे जान से मार देगा। कृपया मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, कनिका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बाहर आया। विक्रम सिंह लंबा चौड़ा रफ्तार चेहरा, लेकिन आंखों में इंसानियत की जगह सिर्फ अहंकार था। उसने कनिका को देखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोला, क्या हो रहा है? रामफल, यह कौन है? कुछ नहीं साहब, एक और नया केस आ गया है। पतिप का झगड़ा भगा रहा हूं इसे। रामफल ने लापरवाही से जवाब दिया। विक्रम सिंह कनिका के पास आया और उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा मकोड़ा हो। क्या नाम बताया तूने? शांति। देख, हमारे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। रात के 12 बजे थाने आई है ड्रामा करने। चल निकल यहां से, वरना इसी हवालात में बंद कर दूंगा। जब कनिका अपनी जगह से नहीं हिली तो विक्रम सिंह का पारा चढ़ गया। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से कनिका को धक्का दे दिया। सुना नहीं तूने? निकल धराम। कनिका सीधे जमीन पर जा गिरी। उनके सिर में मेज के कोने से हल्की सी चोट भी लगी। एक पल के लिए उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दर्द से ज्यादा यह अपमान की चोट थी। एक आईपीएस अफसर जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी, आज एक मामूली इंस्पेक्टर के हाथों जमीन पर पड़ी थी। उनके अंदर का गुस्सा लावा बनकर उबल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। वह उठी नहीं, वह वहीं जमीन पर पड़ी रही। अपनी आंखों से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने देख लिया था कि इन लोगों के दिलों में जरा भी रहम नहीं है। वे वर्दी के लायक नहीं है। कनिका जमीन पर पड़ी दर्द से कराहने का नाटक कर रही थी, लेकिन उनके कान और आंखें पूरी तरह खले हुए थे। वह देखना चाहती थी कि यह लोग और कितना गिर सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट गुजरे होंगे, तभी थाने के बाहर एक चमचमाती हुई सफेद स्कॉर्पियो आकर रुकी। गाड़ी में से एक मोटा सा आदमी उतरा जिसने सफेद कुर्ता पायजामा और गले में सोने की मोटी चैन पहन रखी थी। उसे देखते ही हेड कांस्टेबल रामफल और बाकी सिपाहियों का रवैया बदल गया। वे तुरंत खड़े हो गए। अरे लाला जी, आप आइए आइए, रामफल ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। वह आदमी जिसे सब लाला जी कह रहे थे सीधे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के कमरे में चला गया। विक्रम सिंह भी उससे बड़े तपाक से मिला। आओ लाला, सब ठीक तो है? लाला ने जेब से सिगरेट निकाली और सुलगाते हुए बोला। विक्रम, वो एक्सीडेंट वाला केस था ना, जिसमें हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़का आ गया था, क्या हुआ उसका? विक्रम सिंह हंसा। अरे लाला जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मामला संभाल लिया है हमने। लड़के वालों को थोड़ा बहुत धमकाया तो वे डर गए। बस केस की फाइल थोड़ी भारी करनी पड़ेगी। कितना लगेगा? लाला ने सीधा सवाल किया। लाड़ा कुछ कर नहीं पाएगी, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। आप बस 10 दे दो, मैं फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ऐसा दिखा देंगे कि गलती उसी के लड़के की थी, विक्रम ने बेशर्मी से कहा। कनिका जो बाहर जमीन पर पड़ी यह सब सुन रही थी। उनकी मुट्ठियां भींच गई। तो यह है इनका इंसाफ। एक गरीब की जान की कीमत सिर्फ 10 और एक बेबस बहन को डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है। लाला ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और मेज पर रखते हुए कहा, यह लो 20, 10 तुम्हारे और 10 बाकी लोगों में बांट देना। बस मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए लाला जी। जब तक विक्रम सिंह इस कुर्सी पर है आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता।
विक्रम ने नोटों की गड्डी उठाते हुए गर्व से कहा, यह कनिका के लिए बर्दाश्त की आखिरी हद थी। उन्होंने बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, अब और नहीं। अब इन भेड़ियों का शिकार करने का वक्त आ गया था। जैसे ही लाला जी कमरे से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे, कनिका धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। उनके चेहरे पर अब दर्द या लाचारी का कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें किसी भूखी शेरनी की तरह चमक रही थी। उनकी चाल में जो लड़खड़ाहट थी, वह अब एक फौलादी दृढ़ता में बदल चुकी थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और रामफल ने जब उस औरत को इस तरह बदलते देखा तो वे चौंक गए। ए लड़की, तू अभी तक यहीं है? मैंने कहा था ना, निकल यहां से, विक्रम सिंह ने चिल्लाकर कहा। कनिका धीरे धीरे चलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई, उनकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी आवाज में बोली जो किसी बिजली की गरज से कम नहीं थी, अब तुम्हारा खेल खत्म। इंस्पेक्टर सबकी नजरें घूम गई। थाने में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वहीं फटे औरत, जिसे कुछ देर पहले धक्का मारकर गिराया गया था, अब एक अलग ही रोब में खड़ी थी। उसकी आवाज में वह अधिकार था जो इन पुलिस वालों ने कभी नहीं सुना था। विक्रम सिन्हा एक पल के लिए घबराया, फिर हंसकर बोला, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में। जानती नहीं तू किससे बात कर रही है? कनिका के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी साड़ी के अंदर कमर में खौसी हुई पॉलिथीन निकाली, धीरे धीरे उसे खोला और उसमें से अपना आईपीएस का आई कार्ड निकाला। उन्होंने उस कार्ड को हवा में लहराया और फिर गरजते हुए कहा, मैं आईपीएस कनिका सिंह, इस जिले की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी। यह शब्द नहीं थे, यह परमाणु बम थे जो उस थाने में फटे थे। एक पल के लिए सब कुछ जम गया। हेड कांस्टेबल रामफल के हाथ से चाय का गिलास छूटकर जमीन पर गिरा और चूर चूर हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसकी मूंछों का ताप हवा हो गया और वह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। बाकी सिपाहियों के तो होश ही उड़ गए। वे डर के मारे कांपने लगे। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। कनिका ने एक एक को अपनी शस्त्र जैसी नजरों से घूरते हुए कहा, जिस थाने को जनता की रक्षा करनी थी, वही आज खुद गुनहगारों का अड्डा बन चुका है। तुम लोग वर्दी की आड़ में अपना धंधा चला रहे हो। एक लाचार औरत की मदद करने के बजाय उसे धक्का देते हो और एक अमीर गुंडे के तलवे चाटते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? उनकी आवाज पूरे थाने में गूंज रही थी। विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह हकलाते हुए बोला, मैडम, वो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी, कनिका जोर से चीखी। माफी उस बूढ़ी माँ से मांगना जिसका बेटा तुम्हारी वजह से इंसाफ के लिए तड़प रहा है। माफी उस बहन से मांगना जिसकी गरीबी का तुमने सौदा किया। उन्होंने अपनी कमर पर लगी वॉकी टॉकी उठाई जो उन्होंने साड़ी के नीचे छिपा रखी थी। उसका बटन दबाते ही एक कर्कश आवाजें आई, कंट्रोल रूम, एसपी कनिका सिंह बोल रही हूँ। कंट्रोल रूम में ऑन प्रिंटर, जो शायद ऊँघ रहा था, यह आवाज सुनकर उछल पड़ा। यस मैडम जी, मैडम, कनिका ने गरजते हुए आदेश दिया। कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल रामफल और ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाहियों अजय और विजय, इन चारों के सस्पेंशन ऑन ऑर्डर निलंबन का आदेश तुरंत तैयार करो। मैं 5 मिनट में भेज रही हूं। इन सबको अभी के अभी गिरफ्तार करके लाइन हाजिर करो। और हाँ, वह सफेद स्कॉर्पियो वाला लाला जो अभी अभी यहां से निकला है, पूरे शहर में नाकाबंदी करो। मुझे वह आदमी जिंदा या मुर्दा चाहिए। यह आदेश देकर उन्होंने वॉकी टॉकी बंद कर दिया। विक्रम सिंह और बाकी तीनों पुलिस वाले उनके पैरों में गिर पड़े। मैडम, हमें बर्बाद मत कीजिए, हमारे भी बच्चे हैं। मैडम, एक मौका दे दीजिए। वे गिरगिरा रहे थे। कनिका ने घृणा से उनकी तरफ देखा। जब तुम लोग एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, तब तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आए। जब तुम इस वर्दी को नीलाम कर रहे थे, तब तुम्हें अपना परिवार याद नहीं आया। तुम जैसे लोगों की जगह पुलिस फोर्स में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे है। 5 मिनट के अंदर ही थाने के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम अंदर आई। उन्होंने जब अपनी एसपी मैडम को इस हालत में और पूरे मामले को समझा, तो उनकी आंखों में भी अपने भ्रष्ट साथियों के लिए नफरत भर गई। विक्रम सिंह, रामफल और दोनों सिपाहियों को हथकड़ियां पहना दी गई। कुछ देर पहले जो राजा बने बैठे थे, अब किसी भी चूहे की तरह कांप रहे थे।
उन्हें पुलिस की गाड़ी में धकेला गया। कनिका ने जाते जाते विक्रम सिंह से कहा, जिस केस की फाइल को तुम 10 में बंद कर रहे थे, अब वह फाइल दोबारा खुलेगी और तुम्हारे खिलाफ जो फाइल खुलेगी वह अब कभी बंद नहीं होगी। भ्रष्ट पुलिस वालों के जाने के बाद कनिका ने थाने के रिकॉर्ड रूम को खुलवाया। उन्होंने शांति देवी के बेटे सूरज की फाइल और उस एक्सीडेंट वाले केस की फाइल अपने कब्जे में ले ली। उन्होंने तुरंत शांति देवी को फोन किया। रात के 2 बज रहे थे। बूढ़ी माँ ने घबराकर फोन उठाया। हेलो, कौन? अम्मा, मैं एएसपी कनिका सिंह बोल रही हूँ। कनिका की आवाज में अब नरमी थी। मैडम, आप इस वक्त? हाँ अम्मा, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा। जिन पुलिस वालों ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आपके बेटे के कातिलों को भी कल सुबह तक पकड़ लिया जाएगा। आप हिम्मत मत हारना। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी, लेकिन यह दोहक की नहीं बल्कि सुकून की सिसकियां थी। उस रात कनिका घर नहीं गई। वह थाने में ही एक कुर्सी पर बैठी रही। उन्होंने अपनी फटी हुई साड़ी नहीं बदली। वह उस वर्दी को महसूस करना चाहती थी जो उन्होंने आज रात पहनी थी, एक लाचार औरत की वर्दी। सुबह जब सूरज की पहली किरण थाने की खिड़की से अंदर आई तो वह एक नई सुबह थी, रामपुर के लिए, इंसाफ के लिए और खुद कनिका सिंह के लिए। जाते जाते कनिका ने थाने में मौजूद बाकी स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा, याद रखना, अब यह थाना सिर्फ एक इमारत नहीं, इंसाफ का मैदान बनेगा और इस मैदान में सिर्फ वही टिकेगा जिसके दिल में ईमानदारी और इंसानियत होगी। तुम जैसे भेड़ियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। उनकी आखिरी बात हवा में गूंजती रही। कोतवाली थाने से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उसकी टीम की गिरफ्तारी की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह हर अखबार की सुर्खियों में एसपी कनिका सिंह का नाम था। टीवी चैनलों पर उनकी तस्वीर के साथ ईमानदारी की मिसाल और सिस्टम की सफाई जैसे नारे चल रहे थे। आम जनता में खुशी की लहर थी। लोगों को पहली बार लगा कि कोई उनकी सुनने वाला आया है, कोई है जो ताकतवरों से नहीं डरता। कनिका ने कोतवाली थाने में एक नए युवा और इंस्पेक्टर को तैनात किया। थाने का माहौल बदलने लगा था। अब फरियादियों को सम्मान से बिठाया जाता, उनकी शिकायतें तुरंत लिखी जाती। शांति देवी के बेटे सूरज के कातिलों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, लेकिन कनिका जानती थी कि यह तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने एक सड़े हुए पेड़ की कुछ टहनियां ही काटी थी। जड़ें अभी भी बहुत गहरी थी और वह जड़ें जल्द ही हिलने डुलने लगी। उस दोपहर कनिका के ऑफिस की फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक भारी और रोबदार आवाज थी। आईएसपी साहिबा, मैं विधायक रतन चौधरी बोल रहा हूँ। कनिका नाम सुनते ही समझ गई। यही वह नेता था जिसका हाथ इंस्पेक्टर विक्रम पर था। कहिए विधायक जी, देखिए मैडम आप नई आई हैं, शायद आपको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। विक्रम सिंह हमारा आदमी है, आपने उसे गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, इस मामले को यहीं रफा-दफा कर दीजिए और उसे चुपचाप छोड़ दीजिए, वरना आपका इस शहर में काम करना मुश्किल हो जाएगा। यह सलाह नहीं, एक खुली धमकी थी। कनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शुक्रिया सलाह के लिए विधायक जी, लेकिन मैं काम करने के लिए ही आई हूँ और मेरा काम कानून के हिसाब से चलता है, किसी की धमकियों से नहीं। और जहां तक विक्रम सिंह का सवाल है, उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। अब मैं आपका और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। यह कहकर कनिका ने फोन काट दिया। फोन काट दिया रखते ही कनिका समझ गई कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उनका सामना अब सिर्फ कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों से नहीं, बल्कि उस ताकतवर राजनीतिक औपराधिक गठजोड़ से था जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा था। अगले कुछ दिन कनिका के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। विधायक रतन चौधरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सबसे पहले उसने मीडिया के एक हिस्से को खरीद लिया। अब वही चैनल जो कल तक कनिका की तारीफ कर रहे थे, उन पर सवाल उठाने लगे। खबरें छपने लगी कि एसपी कनिका सिन्हा ने बिना पूरी जांच के ईमानदार पुलिस वालों पर कार्रवाई की, शहर की शांति भंग करने की कोशिश की। फिर उसने विभाग के अंदर अपने वफादार अफसरों के जरिए कनिका को परेशान करना शुरू कर दिया। कनिका को जांच के लिए जरूरी फाइलें वक्त पर नहीं मिलती। उनके आदेशों को जानबूझकर टाला जाने लगा। पुलिस फोर्स के अंदर ही एक हिस्सा उनके खिलाफ हो गया था।
उन्हें महसूस होने लगा था कि वह अकेली पड़ती जा रही हैं। हद तो तब हो गई जब रतन चौधरी ने उस केस के मुख्य गवाह लालाजी को गायब करवा दिया। लालाजी विक्रम सिंह के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। उसके बिना केस कमजोर पड़ सकता था। एक रात काम खत्म करके जब कनिका अपने बंगले लौटी तो वह बहुत थकी हुई और थोड़ी निराश थी। उन्हें लग रहा था कि वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसे जीतना शायद नामुमकिन है। तभी उनकी नजर उस फटी हुई साड़ी पर पड़ी जिसे उन्होंने उस रात पहना था। उसे देखते ही उन्हें शांति देवी का रोता हुआ चेहरा, विक्रम सिंह का अहंकार और उस रात का हर एक पल याद आ गया। नहीं, वह हार नहीं मान सकती। अगर वह हार गई तो उन लाखों लोगों का क्या होगा जो उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण समझ रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि अगर सिस्टम उनके साथ नहीं है तो वह इस सिस्टम के खिलाफ जाकर अपना काम करेंगे। उन्होंने अपनी टीम में एक युवा तेज तर्रार और टेक्नोलॉजी के माहिर सब इंस्पेक्टर आलोक वर्मा को शामिल किया। आलोक कनिका की ईमानदारी से बहुत प्रभावित था और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था। आलोक, मुझे किसी भी कीमत पर लालाजी चाहिए, कनिका ने दृढ़ता से कहा। पुरानी फाइलों, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स, जो कुछ भी छानना पड़े छानो, मुझे वह आदमी चाहिए। आलोक अपनी टीम के साथ दिन रात एक करके लालाजी की तलाश में जुट गया। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक सुराग मिला। शहर के बाहर एक पुराने फार्म हाउस से लालाजी के एक गुंडे का फोन ट्रैक हुआ था। कनिका समझ गई कि लालाजी वहीं छिपा हो सकता है, लेकिन यह एक खतरनाक जाल भी हो सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वह इस ऑपरेशन को खुद लीड करेंगी। उन्होंने पुलिस फोर्स के ज्यादातर लोगों पर से भरोसा खो दिया था, इसलिए उन्होंने सिर्फ आलोक और अपनी 4 सबसे भरोसेमंद कमांडो की एक छोटी टीम तैयार की। आधी रात का वक्त था। अंधेरे को चीरती हुई एक बिना बत्ती वाली गाड़ी उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी। कनिका ने खुद सादे कपड़ों पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। उनकी आंखों में वही पुरानी आग थी। फार्म हाउस के पास पहुंचकर टीम ने अपनी पोजीशन ले ली। अंदर 2 गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें से एक विधायक रतन चौधरी की थी। कनिका का शक यकीन में बदल गया। शिकारी और उसे बचाने वाला दोनों एक ही जगह पर थे। टीम तैयार हो जाओ, हमें दोनों को एक साथ पकड़ना है, कनिका ने वॉकी टॉकी पर फुसफुसाते हुए कहा। एक झटके के साथ टीम ने फार्म हाउस पर धावा बोल दिया। अंदर का नजारा वैसा ही था जैसा कनिका ने सोचा था। विधायक रतन चौधरी, लालाजी और उनके कुछ हथियार बंद गुंडे शराब पीते हुए शायद जश्न मना रहे थे। हैंड्स अप पुलिस, कनिका की आवाज बिजली की तरह कड़की। एक पल के लिए सब सन्न रह गए, लेकिन फिर लालाजी के गुंडों ने अपनी बंदूकें उठा ली। सोचा था आओगी एसपी साहिबा, रतन चौधरी हंसते हुए बोला। आज इस फार्म हाउस से तुम्हारी लाश भी बाहर नहीं जाएगी। एक भयानक गोलीबारी शुरू हो गई। कनिका और उनकी टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आलोक ने एक गुर्गे को घायल कर दिया, जबकि कनिका के कमांडो बाकी लोगों पर भारी पड़ रहे थे। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर रतन चौधरी और लालाजी पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कनिका उनसे एक कदम आगे थी। वह पहले ही दरवाजे के बाहर घात लगाकर खड़ी थी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, उनका सामना अकेली खड़ी कनिका से हुआ, जिनके हाथ में उनकी सर्विस रिवॉल्वर थी। खेल खत्म, विधायक जी, कनिका ने ठंडी आवाज में कहा। रतन चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, मैं एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, तुम एक अपराधी हो, कनिका ने जवाब दिया। और मेरी नजर में हर अपराधी बराबर है। कुछ ही मिनटों में फार्म हाउस शांत हो चुका था। रतन चौधरी और लालाजी दोनों के हाथों में हथकड़ियां थी। कनिका ने एक और नामुमकिन लड़ाई जीत ली थी। एक सिंह विधायक और एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी ने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। कनिका के ऊपर से सारे राजनीतिक बादल छंट गए। अब बड़े से बड़े अफसर भी उनकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारे सबूत मीडिया के सामने रख दिए। विक्रम सिंह से लेकर रतन चौधरी तक पूरे गठजोड़ का पर्दाफाश हो गया। उस शाम कनिका कोतवाली थाने के बाहर खड़ी थी। थाने की इमारत वहीं थी, लेकिन अब वहां डर और भ्रष्टाचार का माहौल नहीं था। लोग बिना डरे अंदर बाहर आ जा रहे थे। तभी उनके पास शांति देवी आई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के थे। उन्होंने कनिका के हाथ पकड़ लिए।
मैडम, आपने सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं, हम जैसे हजारों गरीबों को इंसाफ दिलाया है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। कनिका ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। यही उनकी असली कमाई थी, यही उनकी वर्दी का असली सम्मान था। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर एक इंसान भी ठान ले तो पूरे सड़े हुए सिस्टम को झुकाया जा सकता है। लड़ाई अब भी लंबी थी, लेकिन एक नई और साफ सुथरी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आपने देखा कैसे एसीपी कनिका ने भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक सिखाया, लेकिन जब उनका सामना हुआ असली विलेन पावरफुल विधायक रतन चौधरी से, तो असली घमासान शुरू हुआ। कनिका पर चारों तरफ से हमले हुए, उन्हें अकेला करने की हर कोशिश की, लेकिन कनिका ने हार नहीं मानी और सच का पर्दाफाश किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।